नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये खास शो इस खास शो में हमारी खास मेहमान मधु पूर्णिमा केशवर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं, मधु जी इन दिनों कई वजह से चर्चा में हैं। कुछ बातें उन्होंने राजनीतिक रूप से जो कही हैं, उससे सत्ता में बेचैनी है। विपक्ष में भी एक अंदेशा है कि कुछ ऐसी बात मधु जी कह न जाए जिससे दिक्कत हो। तो सबकी नजर मधु जी पर है कि वो आने वाले समय में क्या बोल रही हैं, क्या बोलना चाहती हैं, उन पर सबकी नजर है। मधु जी के बारे में दो चार बातें जो मुझे पता है मैं बताता हूं कि मधु जी आ, देखिए, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उस परिवार से हैं जो देश में विभाजित परिवार का हिस्सा रहा। दिल्ली में शिक्षा दीक्षा हुई और 1978 के आसपास आपने मानुषी पत्रिका शुरू की। बहुत चर्चित पत्रिका रही, नारीवादी हैं, स्त्रियों के लिए बोलती हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों हो रही है, क्योंकि वो कंट्रास्ट होता है, वो मोदी जी के नाम पर मोदी नामा जो उन्होंने लिखी है, आपने लिखी है, उसकी चर्चा होती है। लेकिन अ, ये मधु जी का और भी बहुत बड़ा परिचय है, पर मैं सीधे थोड़ा आपके बीच और मधु जी के बीच आना नहीं चाहता। मैं सवालों के साथ सीधे आना चाहता हूं। मधु जी, आपसे हमारी नमस्ते ऑफलाइन बात हो रही थी कुमार जी। तो नमस्ते। आपने एक बात कही थी कि मैंने एक शो किया, उसमें लिखा कि 2014 से मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो आपने कहा कि 2014 में तो मुझे पता चला, कॉम्प्रोमाइज तो वो जवानी के दिनों से हैं। तो यहीं से मैंने हेडलाइन निकाली है। थोड़ा यहीं से बात शुरुआत करते हैं कि ये क्या है, वो कॉम्प्रोमाइज जवानी के दिनों से हैं, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? जी। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो इनके जीवन की जो कहानी है ना, उस पे इतने पर्दे इन्होंने डाले हुए हैं और नौटंकी बहुत करते हैं। अगर जो भी इनकी पर्सनल लाइफ है, अच्छी बुरी, अगर तो उसके जो बारे आप में इनकी बोल रहे हैं तो मतलब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं ना? प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, जी। नरेंद्र मोदी जी, यदि कई सारे नेता हैं जिनका जीवन थोड़ा महिलाओं के मामले में और बाकी मामले में कॉम्प्रोमाइज है, अय्याश किस्म के नेता की कोई कमी नहीं है इस देश में या दुनिया भर में। एप्स्टीन फाइल्स तो बता ही रहे हैं ना, क्या क्या हो रहा था अमेरिका में, और वहाँ की यूरोप के लोग भी जा रहे थे, प्रिंस चार्ल्स भी जा रहे थे। तो ऐसे भ्रष्ट और अय्याश नेताओं की दुनिया में कमी नहीं है। लेकिन मोदी जी की जो विशिष्टता है, ये अपने आप को संत महात्मा बना के दिखाना चाहते हैं और अपने बारे में खुद ही झूठे बयान देते रहते हैं। जैसे मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके निकल पड़ूंगा। झूठ फरे। इनका वार्डरोब भी देखो, 10 ट्रक में पूरा आएगा। दिन में 4 नहीं 5 बार कपड़े बदलते हैं और हर बार इतने, क्या बोलते हैं ना, फैशनेबल, फैशन कॉन्शियस और स्टेटमेंट वाले। हर ओकेजन के लिए उनकी कभी पैंट सूट में, कभी ट्रैक सूट में, कभी इस ड्रेस में, कभी उस ड्रेस में। और कलेक्शन ही कपड़ों की इतनी होगी इनकी कि 2 4 3 ट्रक चाहिए होंगे इनको उतने कपड़ों के लिए, और बदलते बहुत है। मैं तो जब गुजरात में थी पहली बार, मैंने नोटिस किया कि मान लीजिए मैं इनको फॉलो कर रही हूँ एक से दूसरी मीटिंग में, हाँ, और या फिर इन्हें इंटरव्यू करने गई, उसके बाद इन्होंने कहीं जाना है। अब मैं तो सुबह से शाम तक वही कपड़ों में हूँ, इधर से गई उधर से गई, तो क्या। और मेरा तो फिर भी पसीना आना, मेरे कपड़े क्रश होना निहित था, क्योंकि आई वाज रफिंग इट आउट। अब ये भाई एयर कंडीशन कमरे में बैठा है और एयर कंडीशन, सुपर एयर कंडीशन गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कहते हैं और फिर भी पूर्णिमा कपड़े जी बदल के रहा है।
पूर्णिमा जी कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन के पद पर रहते हुए एक अटायर को रिपीट नहीं करते हैं, सही है क्या? उस ये तो होगा ही। और देखिए, मैंने जैसे बताया ना, मैं जैसे मोदी जी को इंटरव्यू कर रही हूँ, 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई है, कैमरा पे है, और बिल्कुल कपड़े जो हैं उनके दुरुस्त हैं, कभी उसमें सिलवट भी आपको नहीं दिखेगी। तो मुझे मान लो मोदी जी ने कहा कि अब मैं फला फला जगह गांधीनगर में ही, वहाँ मैं भाषण देने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ वहाँ पे, आप सुनूंगी मैं। जैसे उदाहरण है, उस दिन मुझे याद था शायद फिशरीज इंस्टीट्यूट या जहाँ भी इन्होंने भाषण देना था। अब मैं वैसी की वैसी पहुंच जाती हूँ, और ये कपड़े बदल के पूरी तरह से, हालांकि उसमें सिलवट भी नहीं थी जो कपड़े, तो दिन में 4-5 बार तो कपड़े ही बदलते हैं, और फिर फैंसी ड्रेस पहनते रहते हैं, कभी इस किस्म की, कभी उस किस्म की, कभी फौजी, कभी सूटेड बूटेड, और you're right, he does not repeat the same dress। तो कैसे भी, मैं तो झोले वाला फकीर हूँ, मेरा क्या है, मैं उठ के चल दूंगा। उठाएगा कौन इनके इतने कपड़े, इनके पीछे पीछे 5 लोग चाहिए होंगे उनको संभालने के लिए। ये छोटी सी उदाहरण है ना। दूसरा, ये भी सब बताते हैं कि शीशे के सामने खड़े होके ना, ये अपनी हाव भाव भंगिमा सब तय करते हैं कि मैं किस में अच्छा लगूंगा। और इनके जो मीडिया मैनेजर्स में ये भी शामिल है कि कौन सी भंगिमा में, किस एंगल से, किस पोज से आपने कौन सी बात कहनी है। आप बताओ, कोई फकीर आदमी ऐसे करता है? और ये तो सबने देखा है कि कैमरा जीवी है ना। कैसे कोई बीच में आ जाए तो ऐसे हटाएंगे कि कैमरा एंगल सिर्फ मेरे पे आना चाहिए। तो इनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं, और वो छुप जाते या उनका चर्चा कम होता अगर ये अपने को संत महात्मा के रूप में ना पेश करते। मसलन कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ, मैं तो सोता नाम के वास्ते हूँ, और रात को मैं फला इतने घंटे तक काम करता हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठ के या 5 बजे उठ के ये करता हूँ, वो करता हूँ। सच बिल्कुल विपरीत है। अब जैसे इन्होंने मुझे बताया था, ये मैं पहली बार बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे बताया था कि मधु जी, अ, मैं ना बिल्कुल एकांत पसंद करता हूँ, और इतना सिंपल हूँ कि शाम के खाने के बाद में 8 बजे मेरे बंगले में कुक भी नहीं होता, बिल्कुल मैं अकेला, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड भी हटा देता हूँ। भाई को इनकी नींद खराब करनी, मैं कहता हूँ जाओ, अब सब लोग अपने घर चले जाओ, पहुँच जाओ। अटपटी तो बात लगी मुझे, क्योंकि सीएम निवास में आप क्यों सबको निकालोगे और बिल्कुल अकेले क्यों रहना चाहोगे? फिर भी मैंने कहा फिर कोई फतूर होगा। उस वक़्त मेरे दिमाग में नहीं आई, बाद में पता चला ये ऐसे अकेले-वकेले कुछ नहीं होता। अरे बाप रे! जो गुजरात के जर्नलिस्ट ही कहानियाँ बताते हैं, इनकी नाइट लाइफ़ कितनी रंगीन होती थी, क्या-क्या करते थे। कई लोग तो इनको फ़ॉलो किए हैं, और बहुत सी बातें वो धीरे-धीरे पता लगने लगी। कौन आती थी, कौन नहीं आती थी, कब आती थी, कैसे आती थी, किसके पास ये जाते थे। ये बहुत दुखदाई कहानियाँ हैं, और अगर ये उस बारे में कुछ ना बोलते, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को पर्सनल ही रखते, तो हम नहीं खंगालते, हम बिल्कुल नहीं खंगालते। यहाँ मैं पर आपकी एक बात को याद करना चाहता हूँ। आपने बोला है कि कोई अगर राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में आपने कहा जैसे वो हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए अगर ईमानदारी से काम कर रहे होते तो ऐसी बातों को आप नजरअंदाज कर जाती। ये आपने कहा है, इसको दो थोड़ा बातें दो जस्टिफाई बातें कीजिए। दो बातें 2 बातें कही मैंने, लिंक्ड हैं। नंबर 1, जो अभी मैं कह रही थी, अगर इनके मान लो रिश्ते हैं, इनके इनकी ना इंडस्ट्रियल स्केल पर रिश्ते रहे हैं, कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सीमित नहीं रहे। और ये जब से प्रचारक रहे हैं, तब से इनकी कहानियाँ, किस्से बहुत
चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। चलिए, उस पे मैं तो कह रही हूँ कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इनकी जो प्राइवेट लाइफ तथाकथित है वो इतनी प्राइवेट भी नहीं है, तो इस पे तो बाकायदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए, क्योंकि बहुतों का जीवन इन्होंने तबाह किया है और बहुतों को यूज एंड थ्रो के रूप में इस्तेमाल किया है। क्षमा कीजिएगा, जरा एक डिस्टरबेंस आ गया, मैं क्षमा कीजिएगा, बस इसको दुरुस्त कर रहा हूँ। बस मैं क्षण भर में दुरुस्त कर रहा हूँ, टेक्निकल दिक्कत आ गई है। जी, आप शुरू रखें, बातचीत अपनी जारी रखें। तो मैं कह रही थी कि अब जैसे इनके सिक्योरिटी स्टाफ की बातें बहुत लोगों को जब ये गुजरात के सीएम थे तब भी पता थी, मतलब ये कहते थे सीसीटीवी कैमरा वगैरह बंद किया जाएगा 8 बजे के बाद। क्यों भाई? और जब ये पीएम बने, अब वहां हुआ क्या नहीं, ये तहकीकात का विषय है और हो सकता है पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इनके रहते तो कोई नहीं करेगा। पर मैं आशा करती हूँ कि जब ये सत्ता से हटेंगे, जब भी ईश्वर की मर्जी हुई, इनको रिटायरमेंट में भेजा जाएगा, या सुना है कोई आइलैंड भी खरीदा हुआ है अडानी जी ने इनके लिए, तो वहां जाके ऐश की जिंदगी जब भी जिएंगे, तो कम से कम कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए कि इन्होंने क्या क्या काम किए जो बहुत आपत्तिजनक थे। क्योंकि 2 किस्म के रिश्ते होते हैं, एक होता है जहां मान लीजिए मैंने किसी जमाने में एक ट्वीट भी किया था कि मोदी जी से कोई पूछे ना तुम क्या बनना चाहते थे, तो वो जरूर कहेंगे शशि थरूर। क्यों? क्योंकि शशि थरूर बड़े हैंडसम रहे हैं, स्त्रियां उन पे दिल फेंकती रही हैं, उनको कोई कमी नहीं रही जहां भी जिस भी पोस्ट में रहे हो। तो यू नो ही हैज दैट पर्सनालिटी कि स्त्रियां खिंची चली आती हैं उनके पास, तो उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा कांग्रेस में ऐसे कई लोग होंगे जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जगहों पे भी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि इनके पास वो सब एसेट्स नहीं थे, है ना। ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना कोई ये कह सकता है कि बहुत हैंडसम रहे होंगे। अब तो प्रधानमंत्री बन के इन्होंने इतना डिज़ाइनर खुद को बना लिया है, सीएम बन के भी। पर अगर आप एज ए प्रचारक इनकी फोटो देखें तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां इनके ऊपर लट्टू हो जाती, फिर भी ये कंट्रोल में नहीं थे कभी भी। या गुजरात में सब जानते हैं, इतनी भद्दी भद्दी कहानियां मैंने सुनी हुई हैं, और काश वो डरे न होते इतने लोग। कुछ लोग तो, कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि टीम बना के वो तो फॉलो करते थे हर रात को। लेकिन एक आश्चर्य लगता है मधु जी कि ये कहानियां इतने दिनों से चल रही हैं, और आप भी बता रही कि गॉसिप्स में भी हैं, और बहुत सारे लोगों को पता है जो आरएसएस में है, जो बीजेपी में है, जो आप लोग भी आपको पता जानते थी हैं। ना, आपने सुनी हुई थी कि नहीं? हाँ या ना बोलो। मैंने नहीं सुनी थी कभी भी? हाँ, मैंने आप नहीं क्या सुनी। पत्रकारिता करेंगे, कुछ और कीजिए ना। मैं तो कभी प्रेस क्लब में बैठी नहीं हूँ, मैं तो कभी तो पत्रकारों के मैं अड्डे में। थोड़ा प्रश्न पर आता हूँ प्लीज, कि ये जो गॉसिप चलते रहे, लेकिन इतने दिनों तक इस गॉसिप के पैरेलल उन्होंने अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप की कि वो उनसे बेहतर कोई नहीं, बल्कि विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु वाली छवि उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी। ये कैसे विश्व मुमकिन? कुली है, ग्लोबलिस्ट माफिया के कुली हैं। क्या बात करने, गुरु फुरु, ये नौटंकी खत्म हो चुकी है कब की। देखिए, एक तो ना सबको मालूम है, और वैक्सीन के दौरान तो स्पष्ट हो गया था, कोविड के दौरान, कि ये ग्लोबलिस्ट माफिया का एजेंडा और बिल गेट्स की चाकरी कर रहे हैं। ये चाकर हैं,
उस ग्लोबलिस्ट माफिया के, जो दुनिया से 90% लोगों को उड़ाना चाहता है, जेनोसाइड करना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है 10% से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, वो भी इलीट वर्ग के होने चाहिए। मेरे जैसे, आप जैसे लोग ना फालतू फंडे निकल जाने चाहिए। तो इसलिए नई नई वैक्सीन इजाद की जा रही हैं, ऐसी वैक्सीन जो टीनेज गर्ल्स को लगाई जा रही हैं ताकि वो बांझी हो जाए, है ना। और ये जो वैक्सीन कोविड की भी रही, ये भी वैक्सीन ऐसी है जो आपकी फर्टिलिटी से लेकर आपके हार्ट ट्रबल, कैंसर, ये वो इतनी मोर्टालिटी बढ़ा देती है और आपकी प्रजनन शक्ति को बहुत इफेक्ट करती है आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए। इस पीढ़ी के लिए सिर्फ नहीं, इसके गजब के आउटकम्स हैं जिनकी खुल के चर्चा अमेरिका में, यूरोप में हो रही है, पर भारत में किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं खुल के बोले। और मैं तो कोविड के दौरान मैं खुल के बोल चुकी थी, कम से कम 1 दर्जन वीडियो बनाई होंगी अपने चैनल के लिए और दूसरों के साथ डिस्कशन में, कि ये अक्षम्य अपराध है और जो तुम कर रहे हो जेनोसाइडल एजेंडा है, फार्मा माफिया का एजेंडा है। और ये आप देखिए ना, मेरा एक जुमला मैं अक्सर इस्तेमाल करती थी, मोदी जी को हर बारात का दूल्हा बनने का शौक है। तो ये जो वैक्सीन वाली बारात है, कैसे फुदकते पड़ते थे, कभी इस लैब में गए, कभी उस लैब में गए और फोटो खिंचवा रहे हैं और कंसाइनमेंट भिजवा रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब, वैक्सीन लैब्स में जाके अपना वीडियो जारी कर रहे हो और ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप जैसा कोई एक्टिव है ही नहीं वैक्सीनेशन करवाने और करने में, और जबरन लगाई गई। तो उस वक्त भी मैंने कहा ये जेनोसाइडल एजेंडा है। और मुझे तो अगर तुम यहाँ बंदूक भी दे दो, मैंने खुल के मेरे वीडियोस में कहा है, मैं कल लगा भी दूंगी वो अंश, कि यहाँ मेरे कनपटी पे बंदूक लगाओ, को गोली या वैक्सीन, मैं कहूंगी गोली खा लूंगी, तुम्हारी वैक्सीन नहीं लूंगी। ये मैंने खुल के उसके खिलाफ प्रचार किया। या जिस प्रकार इन्होंने, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं वैक्सीन के अगेंस्ट में फुल डिटर्मिनेशन के साथ, कि वैक्सीन ने देश को बांझ बनाया है, वैक्सीन ने देश के जेनोसाइडल है, लाखों जीनोसाइडल लोग है। मर गए छोटी उम्र में, 20-20 साल के नौजवान ट्रेडमिल पर करते करते गिर रहे हैं। लोग शादी में गए हैं, डांस कर रहे हैं, एकदम भरी जवानी में गिर रहे हैं, पैरालाइज हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा उसकी वजह से। और ये बंदा निश्चिंत है। इसको विश्व गुरु कहेंगे कि विश्व कुली कहेंगे, वो भी एक क्रिमिनल माफिया, ग्लोबलिस्ट क्रिमिनल माफिया, फार्मा माफिया का ये कुली है। ये चाटुकारिता करते थकता नहीं। आप याद है, वो चलाइए अपने दर्शकों के लिए, जो बिल गेट्स को अपने प्राइम मिनिस्टर निवास में लेके आते हैं और वो जो गोल्फ कार्ट होती है ना, उसमें ये देखो ये पीकॉक हैं, ये देखो फार्म फार्म, नौटंकी बाज आदमी। और बिल गेट्स इतना बोर दिख रहा है कि क्यों मेरी चाटुकारिता इस तरह कर रहा है, तो काम करना अपना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर उसको अपने घर में ले जाके उसको बताते हैं कि मैंने कैसे सबको परसुएड किया कि तुम लगाओ, मैंने खुद लगाई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, और मैं डिटर्मिन्ड हूँ कि अब HPV वैक्सीन जो है, जिसके खिलाफ लोग रो रहे हैं, हमारी मासूम स्कूल जाती बच्चियों को आप जबरन ठोक रहे हैं स्कूलों के माध्यम से, इतना बड़ा पाप है। और उसको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, शेखी भगा रहे हैं, एट अ टाइम व्हेन ग्लोबली बिल गेट्स को लोग फांसी के तख्ते पे नहीं, कुत्ते की मौत मरवाना चाहते हैं। वो डिजर्व करता है कुत्ते की मौत। और अगर उस कभी वो वक्त आया तो मैं भी उस मॉब में शामिल होंगी, जैसे वो स्टोनिंग करते हैं ना इस बिल गेट्स जैसों को, तो वो करना चाहिए। ये उसकी चाटुकारिता करते हैं, विश्व गुरु। और इन्होंने इतना उकता दिया ग्लोबल लीडर्स को कि इनका क्या था, मैं तुम्हारी जो कहोगे गुलामी करूंगा, बस मेरे को जफ्फी मार लेना, मैं एयरपोर्ट से उतरूंगा तो जफ्फी मार लेना है। तो लोगों को लगे देखो ग्लोबल लीडर्स इनसे कितना प्यार करते हैं, किसी और को जफ्फी तो मारी नहीं आज तक, जब और प्यार से हे करके जैसे हंसते ही हैं। अभी आप देखिए, इनको इतना भी प्रोटोकॉल पता नहीं कि वेस्टर्न देशों में या बाकी देशों में भी एक तो दो प्राइम मिनिस्टर आपको जफ्फियां नहीं मारते,
मर्द आपस में जफ्फियां भारत में अधिक मारते हैं, हमारा बड़ा फिजिकल कल्चर है। आप नहीं देखेंगे कभी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को किसी से जफ्फी मारते हुए। ये जबरदस्ती करवाते थे, लोग उकता गए। और कई बार तो ऐसा होता था कि जफ्फी मारे, वो बंदा ऐसे हो रहा है, फिर भी ये जफ्फी मार ये कर रहे हैं। उफ, शर्म आ जाती थी, एक प्रश्न, शर्मसार हो जाती थी जी इस एक बंदे प्रश्न को थोड़ा इतना। इससे आगे है। जी, हाँ, वो ये कि क्या? एक प्रश्न थोड़ा जोड़ना चाह रहा था, आपको क्षमा हाँ जी, कीजिए, आपकी लय भी टूटी होगी, लेकिन मैं कोई कह बात रहा हूं कि आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं हाँ, और बहुत पहले से हैं, 2014 से पहले से, जवानी के दिनों से। जी, और जी, बिल्कुल। राहुल गांधी भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। दोनों जी, कॉम्प्रोमाइज्ड में कुछ फर्क है क्या, कि दोनों एक राहुल ही बात गांधी को? कॉम्प्रोमाइज्ड है और मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, दोनों ही मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और आप भी बोल रही हैं। देखिए, उन राहुल दोनों के गांधी, बोलने में कोई फर्क है क्या? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। काश राहुल गांधी की हिम्मत होती कि वो बिल गेट्स की चाटुकारिता वैक्सीन्स के मामले में उठ खड़ा हुआ होता कि मैं अपने देश के लोगों को इस तरह जहरीली वैक्सीन नहीं ठोकने दूंगा। उस वक्त अगर राहुल गांधी या कोई भी नेता उठ खड़ा होता, जिस तरह मैं तो अदना सा इंसान हूं, आप जानते ही हैं, क्या 5 फुटी, हाँ, और ऐसा नहीं भारी भरकम हूं, ऐसा भी नहीं किसी राजघराने से, ऐसा भी नहीं कि अंबानी की बेटी या बहू हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पीछे, कोई पार्टी मेरे साथ नहीं है। और मैं बेबाक होके सबको जो सुनना चाहिए सुना देती हूँ। राहुल गांधी ने अगर इन बातों पर, नंबर 1 वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, फार्मा माफिया की चाटुकारिता को लेकर, और जो ये ला रहे हैं बीजों की, जो मोन्सेंटो के बाद के और भी खतरनाक जो बीज हैं हमारी खेती को तबाह करने वाले, उनको लेकर कि आप इस तरह नहीं कर सकते। और साथ में, या चाइना में, जब चाइना को जब टेरिटरी इन्होंने गिफ्ट ही कर दी, सरेंडर कर दी, वहां भी ब्लैकमेल ही काम आया होगा, जो इनकी हिम्मत नहीं है सच बताने की। और साथ में हिंदुओं पे जब अत्याचार होते हैं, देखिए मैं कभी भी हिंदूवादी, जिसको ये जो आजकल है ना भारत माता की जय वाला, नहीं थी। वो नारेबाजी कभी मैंने की ही नहीं है, और ये हिंदुत्ववादी संगठनों से मैं जुड़ी भी नहीं रही हूँ। लेकिन एक हिंदू होने की जो अस्मिता, और खासकर रेफ्यूजी फैमिली से बिलोंग करने की जो एक पीड़ा होती है, किस तरह हमारे माँ पिता लुट के आए इस्लाम की वजह से, और कोई कारण नहीं था, केवल इस्लाम, जो उनको इजाजत नहीं देता है कि काफिरों के साथ मिलकर रहो, जहां भी रहना उनको खात्मा करना है। तो पाकिस्तान लेके पूरी तरह हिंदू विहीन किया। अब उनका खुला एजेंडा है, बाकी बचा हिंदुस्तान भी हिंदू विहीन होना है। वो तो गजवा हिंद एजेंडा उनका बच्चा बच्चा अनाउंस करता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अनाउंस करके धमकियां देता है हमें। और हिंदुस्तान में पीएफआई के तो मैनिफेस्टो में भी लिखा, उन्होंने जारी भी किया था। इन बातों को लेकर अगर किसी भी हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत होती, तो मोदी जी 10 दिन न टिक पाते, क्योंकि हिंदू त्राही त्राही कर रहा है। ब्राह्मण हत्याएं, गौ हत्याएं जिस तरह बढ़ी हैं, आप देखिए, मतलब बीफ एक्सपोर्ट ही कैसे बढ़ा है। ये नौटंकी बाज हमें कहता था पिंक रेवोल्यूशन कांग्रेस ने स्टार्ट की है, और तुम्हारा दिल नहीं दुखता, मेरा तो दुखता है, और गौ हत्या को लेके ये करूंगा वो करूंगा। किया क्या? उल्टा। कितनी तेजी से बढ़ा है बीफ एक्सपोर्ट, और गौ हत्याएं बढ़ी हैं, और गौ रक्षकों को इसने गुंडा मवाली कह के जेलों में ठूसा। अब ये अक्षम्य अपराध नहीं कहलाए जाए? ये झूठ इतना फरेब बोलते हो। तो मैं गौ हत्या के मामले में, हालांकि जैसा मैंने कहा, मैं कभी किसी हिंदू संगठन से जुड़ी नहीं रही हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी रही हूँ, और पॉलिटिकल पार्टी से मुझे सही में परहेज है, मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई सोच समझ के बगैर ही व्यक्ति अपना माइंड स्विच ऑफ करके जो पार्टी कहती है एक करता थोड़ा सा है। इंटरफेरेंस दूंगा, क्योंकि तो आपने मैं भी राहुल बताया गांधी कि की बात कह रही हूँ। राहुल क्योंकि जी, काश काश
आपको ना सिल्वर प्लेटर पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, इस व्यक्ति को सही इश्यूज पर लताड़ो, आप उल्टे इश्यूज पे लताड़ते रहे हो। मेरी बड़ी शिकायत है राहुल गांधी से। ये प्रताड़ित कर रहा है हिंदुओं को और ये पैम्पर कर रहा है मुसलमानों को, जितना कभी जिन्ना भी नहीं करते। नेहरू और गांधी तो क्या, जिन्ना भी इतना पैम्पर नहीं करते मुसलमानों को। ये उनकी जी हजूरी कर रहा है और आप कह रही हो एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है। मैं थोड़ा सा एक इंटरफेयर देता हूँ है क्या? वो ये कि देखिए, ये आपके अनुभव हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से आपकी फैमिली यहाँ आई और एक सोच भी है मुसलमानों को लेकर के, लेकिन नहीं, मैं बड़ी गांधीवादी थी, जी। मैं बहुत गांधीवादी थी, इसलिए मैंने जो किताब लिखी है ना, ये मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, इसमें तब तक मैं गांधी के चश्मे से गुजरात को देखी। मुझे बताया गया कि ये हिंदू मुसलमानों को मारता है, जेनोसाइड कर रहा है मुसलमानों की, और सारा गुजराती हिंदू जो है वो फासिस्ट बन गया है। ये मुझसे हलक से उतरा नहीं कि गुजराती हिंदू फासिस्ट बन गया है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। ये भी अति है, और लेकिन आप जो कह रही हैं वो भी अति है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, झूठ नहीं, वो भी एक्सट्रीमिस्ट बात है, और ये भी एक्सट्रीमिस्ट बात है कि हिंदू फासिस्ट हो गया है और इस्लाम जो है सारे हिंदुओं को खत्म करना चाहता है। ये भी एक तरह से मेरे ख्याल से खुला ऐलान है। अरे इस्लामोफोबिया प्रेम जी, ये मेरे शब्द नहीं है, उनका खुला एजेंडा ऐलान है प्रॉफिट मोहम्मद का। उनको हुक्म है कि जब तक पूरा हिंद, जो गजवा हिंद मिशन है, यही तो है, ये मेरी नहीं है कही हुई। प्लीज, अगर धार्मिक ग्रंथ में जाएंगे ना पूर्णिमा जी, धार्मिक ग्रंथ में जाएंगे ना, तब तो इधर मनुवाद में भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई, सबको हूबहू थोड़े लेके चलते हैं। प्लीज फिर इसको बंद कीजिए। अगर आप मुझे मनुवाद ये वो बताएंगे, मैं तथ्यों पे बात कर रही हूँ। डेमोग्राफी चेंज हुई कि नहीं, कश्मीर हिंदू विहीन हुआ कि नहीं, डेमोग्राफी क्यों चेंज हुई, किसी का दिल दुखा। और आजादी के बाद कोई औरंगजेब है क्या देश में? कैसे डेमोग्राफी चेंज? उससे बदतर है ये। हे भगवान, अगर आपको पता ही नहीं है तो आपसे बात करने का फायदा ही नहीं। देखिए सही तो देखिए, क्वेश्चन तो थोड़े बहुत हमारे होंगे ना, आपको मैं पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं है, बात ये क्वेश्चन नहीं है, ये आइडियोलॉजी है आपकी, ये आइडियोलॉजी है आपकी। तथा ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ जी। मैं चलिए इस प्रश्न को हट के दूसरे प्रश्न पर आता हूँ, प्लीज दूसरे प्रश्न। अच्छा, ये मेरी किताब है ना, द गर्ल फ्रॉम कथुआ, पढ़िए इसको। झूठा नैरेटिव था। मोदी ने, महबूबा मुफ्ती ने जो ISI का एजेंडा चलाया था, एक मुसलमान बच्ची को खुद मरवाया मुसलमानों ने, और महबूबा मुफ्ती के सुपरविजन में उसका कत्ल हुआ और हिंदुओं पर थोप दिया गया। अब जम्मू से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, मैंने कथुआ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं सुना हुआ था, रसाना गांव कभी कहाँ है मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी खबर 2018 की जनवरी में जब आई और मैंने उसकी चार्जशीट पढ़ी, क्योंकि मैं कानूनी काम करती रही हूँ, हालांकि वकील नहीं हूँ, चार्जशीट पढ़ी तो मैं तो दंग रह गई कि इतना झूठ। और पूरा जम्मू का हिंदू कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस उठ खड़ा हुआ, 50-50 हजार की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई कि ये CBI को हैंड ओवर करो, ये झूठा केस है, हिंदुओं को इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि महबूबा मुफ्ती क्रैकडाउन करे। कथुआ डिस्ट्रिक्ट जो हिंदू मेजॉरिटी है, यहाँ क्रैकडाउन करके यहाँ हिंदू विहीन, क्योंकि वो पाकिस्तान के बगल का डिस्ट्रिक्ट है और वहां से नालों से यहाँ टेररिस्ट आते रहे हैं और पहुंचते रहे हैं, सिर्फ हथियार की सप्लाई लेके नहीं, पर टू गिव, जो कितने आपको पता है ना, एयरफोर्स बेस पे जम्मू में अटैक्स हुए, आर्मी बेसिस पे अटैक हुए, तो उसको हिंदू विहीन करना है ताकि टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन्स बन जाए। वो चार्जशीट पढ़ के, जब इतनी बकवास चार्जशीट कि मैंने तय किया 2018 में, उस साल जब मेरी ब्रेन सर्जरी हुई थी, ट्यूमर था, मैं बहुत बीमार थी, फिर भी 3 साल लगा के
सारे मैंने तथ्य इकट्ठे किए। 640 पन्ने की किताब है, चार्जशीट से लेकर किन किन लोगों ने बेईमानी से इस नैरेटिव को चलाया, जिसमें पीएमओ शामिल है। जम्मू के भाजपा के नेता हाथ जोड़ते रह गए इन्हें कि सीबीआई इंक्वायरी कर दो। जम्मू के भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, जो जम्मू बंद हुआ, जो स्ट्राइक्स हुई, जो वकीलों की होती है ना, बार एसोसिएशन, इट वाज लेड बाय एन अपराइट कांग्रेसमैन। जम्मू में सबसे जो प्रतिष्ठित कांग्रेस लॉयर थे, 1 मिनट में नाम याद आ जाएगा, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है इस किताब में। ही लेड इट, जम्मू बंद किया, 12 दिन तक कोर्ट बंद रही, केवल ये मांग के साथ सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। पीएमओ की गुहार लगाई और इस आदमी ने बिल्कुल नहीं माना, बल्कि वो बीजेपी के लीडर्स जिन्होंने लीड की थी ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, झूठा नैरेटिव है, उनको पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, मेरे तो कुछ नहीं लगते थे वो, मैं तो जानती भी नहीं थी, पर मैंने जब चार्जशीट पढ़ी तो एक पहला चैप्टर है मेरा चार्जशीट पर कि कितनी बकवास चार्जशीट है। इसमें ना 10वीं का बच्चा भी कोई पढ़ के इस चार्जशीट को हंसेगा, ना कि इसको सीरियसली लेगा। फिर उसके बाद कि उसकी फैमिली ने क्या क्या झूठ बोले, जो स्पष्ट है लिखित में और जबान में। उसके बाद है कि क्यों उस रसाना विलेज को टारगेट किया गया, उसकी जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है। उसके साथ साथ ये जो सारा कैसे स्पून फेड महबूबा मुफ्ती की रिपोर्ट्स को इंदिरा जयसिंह, जो लेफ्टिस्ट फॉरेन फंडेड हैं एनजीओज, इंदिरा जयसिंह, बृंदा ग्रोवर, हर्ष मंदर, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। तीसरा सेटलमेंट तो होनी है, ऐसे कई सारे जो शबनम हाशमी, झूठा नैरेटिव चलाने के लिए कि हिंदुओं ने उसे मारा है, हिंदू जम्मू के भी फासिस्ट हो गए, मार खा रहे थे। यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं इसको लबोलबाब हम उन्होंने आईएसआई प्लॉट में मदद की। और ये किताब का अध्ययन करने के बाद जो मैंने लिखा, मैं कहती हूँ उसके बाद तो मोदी को मैं नरक में भी जगह ना लेने दूं, अगर मेरा बस चले। मैं आप समझ कर रहा हूँ, आप जो बोल रही है उसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि आपने जो देखा, आपको उत्तेजना हुई, आपको नरेंद्र मोदी से निराशा हुई, क्योंकि आपको लगा कि हिंदुओं के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है, और ऐसा कठुआ जैसे केस में ये आपका अनुभव रहा। अनुभव तो बहुत सारे, प्रवीण तोगड़िया का भी अनुभव था, उन्होंने भी कहे अध्ययन है, 3 साल लगा के अध्ययन है। बिल्कुल, ये आपका अध्ययन है। मैं कह रहा हूँ प्रवीण तोगड़िया भी आए, एक समय वो रो भी रहे थे, कह रहे थे मेरी जान को खतरा है। गुजरात में इन्होंने इतने सारे मंदिर तोड़वा दिए, अभी भी अयोध्या में भी मंदिर बहुत सारे तोड़े गए, ये सारी चीजें हैं, वो भी पीड़ा है, तो उनकी भी अपनी पीड़ा है, तो जो व्यक्त नहीं हो रहा है। लेकिन एक पीड़ा और है। अब देखिए, पाकिस्तान को जब होता है ये क्या बोलते हैं, पंजाब में जो पठानकोट वाला केस होता है, उसके बाद पाकिस्तान को बुलाया जाता है कि आप जांच कीजिए। इस पर आपका क्या टेक है? आईएसआई को बुलाया जाता है, बेईमानी है ना। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि फॉरेन एजेंट है। मुझे कई बार लगता है कहीं आईएसआई तो नहीं पीएमओ चला रहा, बहुत बातों में ऐसा लगता, मैंने लिखा भी है कि कई बार मुझे लगता है आईएसआई चलाता है। सीज फायर पर आपका क्या टेक है? हाँ, सीज फायर जो हुआ अभी पहलगाम के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस पर भी आप कुछ बोलेंगे? वो नूरा कुश्ती लड़ता है ये आदमी, असली वॉर की इसमें हिम्मत ही नहीं है, और ये सिर्फ हिंदुओं को, निर्दोष निहत्थे हिंदुओं को प्रताड़ित कर सकता है। इसमें हिम्मत नहीं है कॉकरोच मारने की, अगर वो हिंदू ना हो। ये बहुत अपने ही लोगों को आतंक में रखे है। जैसे इसका कैबिनेट देखिए, आप जानते हैं ना कितनी बुरी तरह से रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करता है। कौन आत्मसम्मान वाला व्यक्ति इसके साथ काम कर सकता है? केवल वही जो किसी भी तरीके से मिनिस्टर बन के रहना चाहता है, बिना हैसियत के। एक चपड़ासी की नौकरी तक एक आज के दिन इसके कैबिनेट के मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करने की हैसियत नहीं है। हालत इसने ये बना रखी है। पीएमओ सब कुछ करता है, इसीलिए हर संस्था चरमरा रही है। जी,
आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, मंत्री परिषद है के सदस्य भी सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। डरे हुए हैं, धमके, कुछ कॉम्प्रोमाइज हैं और कुछ डर के बैठे हुए हैं दुबक के। एक बात और कॉम्प्रोमाइज बताएंगी कि देखिए, कॉम्प्रोमाइज दहशत में तो वर्ड है, के दहशत जी में तो है। आपको पता है, नहीं पता? बिल्कुल। आपको नहीं पता होगा, आप पत्रकारिता अलग किस्म की करते हैं। ये तो चर्चे हर जुबान पर हैं। कितनी देखिए खुफियागिरी जैसे करता है ये। जी जब पेगासस आया, उसका तो सबके सामने है, पेगासस से किसकी जांच कराई गई? पत्रकारों की, सोशल एक्टिविस्ट की, जजेज की, बीजेपी के मंत्रियों की, सबकी पेगासस से जासूसी कराई गई। ये तो फैक्ट है, ये सबको पता है। पर मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो मंत्री परिषद है उसमें केवल क्या महिला सांसद कॉम्प्रोमाइज होती हैं, महिला मंत्री कॉम्प्रोमाइज होती है, पुरुष नहीं कॉम्प्रोमाइज होते क्या? देखिए, जो इसकी चाटुकारिता करता है, कुछ भी करवाता है उससे, वो वो ही खुश हैं कि हम चाटुकार हैं, हमें रोड़ियां मिल रही हैं। जो कम है, या इसको लगता है मेरे विश्वसनीय नहीं रहेंगे, इनको मैं चाहे बना लूं, तो उनको दूर ही रखता है ना, उनको दूर ही रखता है ना। दूसरी बात देखिए, पत्रकारों में भी अब आप देखिए, जो या एक्टिविस्ट में भी, जितने फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट हैं या जिनको ग्लोबल सपोर्ट है, उनको नहीं छूता। नाम ले सकती हूँ मैं, पर चलो, जिनके ना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ रहे हैं, वो कि नेचुरल नहीं है, ये ग्लोबल नूरा कुश्ती खेली जा रही है। और जैसे गुजरात राइट्स के वक्त टीस्टा सेटलवाड वगैरह भी फॉरेन फंडेड एनजीओस थे, उनको सुपारी दी गई थी मोदी को हिंदू फासिस्ट, हिंदू फासिस्ट, हिंदू फासिस्ट कह के बदनाम करो, नाक में दम करते रहो। और इसको सुपारी दी गई कि तुझे हम हिंदू फासिस्ट कहला रहे हैं इसलिए ताकि हिंदू मूर्ख जो है वो तुम्हें हिंदू हृदय सम्राट समझ के तेरे ऊपर न्योछावर कर ले, वोटों की बौछार। और तेरा काम है हिंदुओं को कुचलना, मंदिर तोड़वाना, औरंगजेबी काम करना। और जो 50,000 हिंदू इसने गुजरात में भी अरेस्ट किए थे, उनमें से बहुत मासूम थे, जैसे माया कोडनानी, जिसका प्लीज पढ़िए मेरी वेबसाइट पे। इतना लंबा मैंने रिसर्च बेस्ड आर्टिकल 2 लिखे, फिर वीडियो बनाई कि कोई एविडेंस नहीं है कि किसी भी तरह से उस महिला का 2 रत्ती, 1 रत्ती कर भी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट किसी राइट में। वो तो बल्कि मुसलमान परिवारों के हजारों बच्चों को एज अ गायनोकोलॉजिस्ट जन्म दे चुकी थी। शी वॉज वेरी पॉपुलर, और फिर भी मोदी ने उसकी मदद नहीं की और उसको फांसी के कगार तक चढ़ाया, पहुंचाया उसको। ऐसे बहुत मासूम हिंदुओं को इसने पहुंचाया फांसी के फंदे तक, या आजीवन कारावास, अब भी सड़ रहे हैं। लेकिन इमेज क्या है? हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट झूठ और फरेब के आधार पर इसने, अपने बलबूते पर नहीं, आई से ही इज अ प्लांट ऑफ द ग्लोबलिस्ट माफिया। ग्लोबलिस्ट माफिया ने इसको गुजरात सीएम के रूप में भेजा, और वही ग्लोबलिस्ट माफिया ने इसको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। और इसका प्रूफ मैं ये देती हूँ, दूं प्रूफ? बिल्कुल चाहिए आपको बिल्कुल। सुनना? हाँ सुनना? जरूर जरूर, बिल्कुल। ओके। अब ये सब जानते हैं, ये तो ACYPL की वेबसाइट पर भी है कि ये ACYPL जो कि CIA का फ्रंट है, उसकी ट्रेनिंग इसको 1993 से मिली। उनकी वेबसाइट पर वो सब ग्लोबल लीडर्स की फोटो हैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी और ऊंचे पद तक पहुंचाया। इसको भी 1993 में राम मंदिर एजिटेशन के दौरान, आंदोलन के दौरान इसको पिकअप किया और 20-30 बार इसको अमेरिका घुमाया और ट्रेनिंग दी। अब जब ये
केवल गुजरात में जनरल सेक्रेटरी के रूप में या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में था। तो आप जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये सच है। ये तो मोदी जी ने मुझे खुद बताया। चलिए, ये तो उन्होंने बताया। 6 साल तक उनको गुजरात निकाला मिला रहा। गुजरात निकाला क्यों मिला? क्योंकि सारे वरिष्ठ भाजपा के जितने नेता थे, जितने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे भाजपा के, उन्होंने हाथ जोड़े अडवाणी जी के और वाजपेयी जी के कि इस बंदे को हटाओ गुजरात से, ये पार्टी तोड़ रहा है, हमें आपस में भिड़वा रहा है और कंट्रोल फ्रीक है। ये पूरा का पूरा तंत्र कंट्रोल करना चाहता है। हम संभल नहीं पाएंगे इसके चलते, हमारी पार्टी तबाह हो जाएगी। इसको हुक्म हुआ कि तू गुजरात नहीं घुस सकता। 6 साल तक नहीं घुस पाया। अब ऐसा व्यक्ति जिसको गुजरात का एक भी व्यक्ति इसकी खुद की पार्टी का नहीं चाहता था कि ये चुन के चीफ मिनिस्टर बने, एक भी व्यक्ति नहीं चाहता था। ऐसे व्यक्ति को एकाएक कैसे हुआ कि 2001 के सितंबर अक्टूबर में इसको चीफ मिनिस्टर के रूप में भेजा गया? तो इसका मतलब वाजपेयी पे कहीं बाहर से दबाव आया, पार्टी के अंदर से नहीं। दिल्ली में भी अडवाणी जी के अलावा उनका थोड़ा बहुत इसको पेट्रोनेज मिलता रहा, पर ऐसा नहीं कि पार्टी के खिलाफ जाके अडवाणी जी कहें इसको चीफ मिनिस्टर बनाना ही बनाना है, क्योंकि गुजरात में कोई नहीं चाहता था। तो ऐसा कैसे होता है कि एकाएक इसको एयर ड्रॉप किया जाता है चीफ मिनिस्टर व्हेन नोबडी वांटेड हिम? और फिर इसने जिस तरह पार्टी को शिकंजे में कसा, जिस तरह इसने गुलामी करवाई वहां पे अपने एमएलए से, मिनिस्टर से, वो दहशत की कहानियां तो बहुत सुन चुकी हूँ। वो कुछ संजय जोशी वाला प्रकरण थोड़ा साझा कीजिए ना हमारे दर्शकों से। वो क्या प्रकरण था? क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं से एक ड्रास्टिकल चेंज आया पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी का, जहां तक सवाल। संजय जोशी सुनते हैं, मैं कभी मिली नहीं हूँ और उनकी जुबान से मैंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि कभी मिली नहीं। और वो भी बहुत डरते होंगे मुझ जैसी से मिलने को, क्योंकि उनके ऊपर भी सर्वेलेंस जरूर होगी और मेरे पर भी, है ना। तो मुझसे मिलेंगे तो सुना है वो मोदी से सुलह सलाफा करना चाहते थे, पर मोदी जी तो आप जानते ही हैं, एक बार दुश्मनी पाल लें तो माफी का तो सवाल ही नहीं, आपको क्रश करके छोड़ेंगे। तो संजय जोशी पॉपुलर थे भाजपा के और शायद संघ के भी रहे होंगे, और लोग अच्छा ही कहते हैं उनके बारे में, मैं नहीं जानती उन्हें, सो मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही। अब क्योंकि वो राइवल के रूप में थे और ऑर्गेनाइजेशन पे उनकी अच्छी पकड़ थी, तो इन्होंने उसकी सेक्स सीडी रिलीज की। बहुत से लोग मानते हैं वो नकली थी। अब असली थी नकली थी मैं तो कह नहीं सकती, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई फर्म जानकारी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं नकली थी, कुछ लोग कहते हैं आपस की राइवलरी में उन्होंने कर दी। अब वो तहकीकात का विषय है, पत्रकारों का के ज़बान से आना चाहिए, और या फिर खुफिया एजेंसीज हायर कीजिए और पता कीजिए, किसी ने नहीं किया। खैर, तो संजय जोशी जी को निकलवाया गुजरात से सेक्स सीडी का दाग लगा के। अब इनकी तो एक तो सेक्स सीडी इनकी आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, वो सोनी कांड में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे उसको मिनट टू मिनट फॉलो किया इस व्यक्ति ने। पर अगर केवल एक सोनी होती ना तो इतनी बात बढ़ती नहीं। इनकी कितनी सोनिया हैं क्या ही बताएं, जो जो बातें सुनते हैं, और ऐसे लोगों से जो इनके करीबी रहे हैं, ऐसे लोगों से जो इनको जानते हैं, पत्रकार भी जो इनको गुजरात में फॉलो करते थे, ऐसे भी पत्रकारों से मैंने बातें सुनी हैं जो बताते हैं कि रात को ये गाड़ी लेके निकल जाते थे इधर उधर जहां भी जाने के लिए, और वो पत्रकार फॉलो करते थे। उनको पता है कि किस किस घरों में इनका आना जाना था, और जाहिर है
बिना सिक्योरिटी के कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह चुपके से बैक गेट से निकलता है, जो कि पत्रकार कहते हैं बहुत सारे, तो अब किसके लिए जाते होंगे, क्या जैसे पुराने महाराजा होते थे ना, शायद ये भी होगा। ये जानना चाहते हैं जनता क्या सोचती है, तो शायद भेष बदल के, है ना, भिखारी के भेष में या किसी और भेष में जाके सुनना चाहते थे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो इसलिए निकलते होंगे, पता नहीं। पर जो कहानियां सुनी है वो तो दुखदाई है, बहुत दुखदाई। लेकिन लेकिन ये सारी बातें जनता हम्म। विश्वास कैसे करे, ये ना एक करे तो बड़ा ना सवाल। करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को क्या मिलने वाला है इनाम किसी से, नहीं क्योंकि नहीं, मैं मैं आप किसी पर पार्टी पर्सनल की नहीं तरफ बोल रहा से हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं करे। आपको मैं व्यक्तिगत कह रही बिल्कुल हूँ नहीं ना, बोल रहा। इन्वेस्टिगेशन करवाइए और विश्वास इस तरह कीजिए। सिक्योरिटी एजेंसीज आपको बहुत कुछ बताएंगी। जब ये पीएम बने तब भी बहुत चर्चे थे, काश कोई इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत करे। बहुत चर्चे थे, इन्होंने अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा कि 8 बजे के बाद यहाँ सीसीटीवी कैमरा मेरे निवास स्थान पे बंद होने चाहिए। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स वो पैनिकिंग कि हम कैसे करें, अगर कुछ हो जाए तो सूली पर तो हम ही लटकेंगे ना। तो इन्होंने इनके कान इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स के माध्यम से भी बहुत कुछ लोगों को पता चलते रहे। और देखिए मेरी एक बात समझिए, मैं जी कोई येलो जर्नलिज्म वाली रही नहीं हूँ। मैं कभी किसी का जीवन खंगालने की कोशिश करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना काम अपना रहता है कि मैं ताक झांक करूँ, वो उस किस्म की मेरी फितरत नहीं है। मैं कभी प्रेस क्लब में भी नहीं आपको दिखी होगी, मैं मेंबर भी नहीं हूँ। अब शायद बन जाऊं, ताकि जो लोग अब बातें बहुत कर रहे हैं, तो मुझे एक किताब तो लिखनी पड़ेगी मोदी एसपीएम पे। तो मुझे लग रहा मैं है तो कि अब मैं मेंबर हूँ। पहली बार जी, प्रेस क्लब, आइए, आपका हाँ तो वेलकम मैं भी रहेगा प्रेस अप्लाई, क्लब में। जी। हाँ मैं भी अप्लाई करती हूँ प्रेस क्लब की मेंबरशिप। मैं कभी नहीं बैठती और कभी इस तरह की गॉसिप में मैं अपना काम करती हूँ। और लेकिन उसके बावजूद जब मैं खुल के बात करती हूँ ना, तो बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है। अभी बीजेपी आरएसएस के लोग कितनी बातें बताते हैं, खुद आके बताए हैं, आज नहीं कब से। तो सवाल ये है कि जो व्यक्ति कभी खुफियागिरी किसी की नहीं, खंगाली नहीं, उसके पास अगर इतनी बातें चल के आती हैं मेरे दफ्तर में, तो आप सोचिए जिनका काम है पत्रकारिता में खंगाली करना, उनके पास कितने इनके राज होंगे, सोचिए। और इनके पार्टी वालों के पास कितने राज हैं, सब जानते हैं। संघ वालों के, क्योंकि संघ के परिवारों में भी इन्होंने कुछ कई सारे गुल खिलाए, तो वो सब। अब इसका मतलब संघ भी इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है कि जो मतलब ये प्रचारक के एक रूप लाइन में भी, थोड़ा मेरा ध्यान जा रहा है, आप कह रही हैं संघ के परिवारों में भी इन्होंने बहुत सारे गुल खिलाए, ये थोड़ा गुल मेरा खिलाए, ध्यान जा रहा है। सब कहते जी हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। जी। बहुत इसकी चर्चा है, काश इस पे हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बहुत जरूरत है। मधु की मत मानिए। और मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं प्रूफ दीजिए। मैं पागल हूं? आपके पास स्टेट एजेंसीज हैं, आपके पास सब कुछ है मोदी जी के पास, और मैं उनके खिलाफ प्रूफ जुटाऊं ऐसे माहौल में जहां लोगों की जबान पर ताले बंद हैं, क्योंकि इनकी दहशत इतनी है। और मैं खुलकर इसीलिए बात करती हूँ कि मैं तंग आ गई हूँ नपुंसक लोगों के, हिंदुओं के देश में रहते हुए। मुझे घुटन होती है। बड़े बड़े, अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस डरते हैं। मेरे वो दोस्त जो 40 साल तक मानुषी के साथ मेरे साथ खड़े रहे, अब वो मेरा फोन उठाने से डर रहे हैं कि क्या हो जाएगा, और पीछे कट रहे हैं। वकील मेरे लिए आर्ग्यू करने से डर रहे हैं, क्योंकि मोदी तो मरवा डालेगा। तो कोई नहीं, मधु किशोर खुद अदालत के सामने जाके, जो उसके पास बात है नहीं है तो क्या करेगा, मानहानि के मुकदमे में मुझे 1-2 साल जेल भेज देगा, तो और भी बहुत कुछ मेरे को लोग बहुत कुछ बताने आ जाएंगे।
क्योंकि लोग तंग हैं, बहुत तंग है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही जो मैं क्या बताऊं, इनके शिक्षा मंत्री के बारे में जो बातें सुनने को मिली, रोना भी नहीं आता, मतलब नफरत होती है कि हम कैसे युग में जी रहे हैं। इतने अभद्र कारनामे पर हैं, इसमें दो राय नहीं है। जी आप डेयरिंग हैं, निश्चित रूप से साहस कर रही हैं, जनता के बीच बोल रही हैं और वो सारी बातें बोल रही हैं जिसके लिए पूरे जोखिम है। और मैं निश्चित रूप से आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ऊपर यकीन करके आप जनता दर्शकों के बीच बात कर रहा हूं। अभी भी 1,500 से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं और निश्चित रूप से ये संख्या मल्टीप्लाई होगी। सब लोग, सबकी नजर है आपके ऊपर। अब एक चीज समझ में आती, देखिए एक कॉम्प्रोमाइजेस तो ऐसे होते हैं पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, और उसके इम्पैक्ट होते हैं और डबल करेक्टर होता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज होता है जिसका कि जनता खामियाजा भुगतती है, देश खामियाजा भुगतता है। वहां पर आपको क्या लगता है, क्या वो एप्स्टीन की दुनिया से यहाँ लोग कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, या कोई घर में न घुसा है न घुसा हुआ है वाला वो दौर, वो भी कॉम्प्रोमाइज का दौर था? तो बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल। सिंदूर और सीज चाइना फायर, के पास ये इनके, ट्रेड देखिए, डील भी उसमें ये शामिल है। ये जी जी ये सुब्रमण्यम स्वामी सही कहते हैं कि चाइना के पास और बाकी देशों के पास भी इनके बहुत एविडेंस अवेलेबल है। चाइना के पास तो विशेषकर, अमेरिका के पास विशेषकर बहुत एविडेंस है जिससे इनको आर्म ट्विस्ट करना बड़ा आसान है। उदाहरण के लिए, कितनी बार चाइना गए जब सीएम थे, किस लिए? फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कई सारे खुलासे किए, पर मोर इम्पोर्टेंटली, अब मैं आपको बात और भी एक्सप्लोजिव कहोगे आप या जो भी ऐड करने वाली हूँ, ये भी मालूम है जर्नलिस्ट सर्कल्स में कि चाइना जिस भी जर्नलिस्ट को, कई सारे करीब 2000 जर्नलिस्ट को पिछले कुछ सालों में चाइना बुला चुका है, स्टेट गेस्ट उनको घुमाते हैं। और मुझे ये बताया गया बाय पीपल हु नो, इनसाइड नॉलेज रखते हैं, अब तहकीकात करवा लीजिए, ये आसान होगा करना, कि चाइना जब किसी जर्नलिस्ट को या किसी ऐसे व्यक्ति को, पब्लिक इंटेलेक्चुअल को बुलाते हैं, तो मर्द है तो कहते हैं बीवी को मत लाना और ना ही गर्लफ्रेंड को, अकेले आना, और अकेले ही जाते हैं। अब ये तो पासपोर्ट से पता चल सकता है खंगाल के कितने लोग बेचाना, और वहां फिर उनको स्त्रियां परोसी जाती हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है, फिसलते हैं, उनकी फोटोग्राफ, वीडियो, जो भी एविडेंस होता है वो रख लेते हैं। और इसीलिए चाइना के खिलाफ में बोलने वाले आपको बहुत कम जर्नलिस्ट मिलेंगे, बहुत कम मिले, उन्होंने पटा रखा है। और प्रेस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल ऐसे ही शुरू हुआ, दे डिजर्व इट। तो अगर वो छोटे मोटे या बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ ये कर सकते हैं, तो जब चीफ मिनिस्टर के रूप में ये जाते होंगे, और इनकी जो कमजोरियां हैं वो चाइना को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, आरएसएस के प्रचारक के रूप में जब गए होंगे, तो अमेरिका को में इनको घुमाया गया ना, सारे देश में, कभी पेरिस भेज रहे हैं, कभी यहाँ व्हाइट हाउस के आगे फोटो कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं अमेरिकन किसी को घास डालते। तो जो घास डाली है वो कौन सी घास थी और कितनी खाई गई, वो सब अब एविडेंस रखते हैं, आप समझिए। तो इनकी कमजोरियां बहुतों को पता है, और इसलिए एक टिप्पणी, इनको कोई भी, जी एक जी, टिप्पणी इजराइल में फादरलैंड बोले जाने को लेकर भी आपसे चाहता हूँ। इनके बाप किसी को भी बना लेते हैं, अपने सगे बाप को छोड़ के। इनका क्या है, क्या मतलब, मूर्खता भरा है ना, इतना मूर्खता भरा बयान दिया। तो क्या मजबूरी है उनकी चाटुकारिता की? जिस तरह शरद पवार के पांव पड़ के उसको अपना पॉलिटिकल गुरु कह रहे हैं, उसको पद्म विभूषण दिलवाया, जो कि शरद पवार जी is a very has been an astute player, but
माफिया डॉन्स के सरगना के रूप में उन्होंने सारा अपना काल निकाला है। दाऊद इब्राहिम के गॉडफादर रहे हैं, ये खुलेआम बम्बई के लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्हीं से सुनी कह रही हूँ। और उनके चलते, उनकी सत्ता के चलते दाऊद इब्राहिम हैड फुल कंट्रोल ओवर द महाराष्ट्र पुलिस। और वो बाहर जाके भी जितना उसका कंट्रोल है ना महाराष्ट्र पुलिस, किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं होगा। ये हालत है हमारे देश की। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे बहुत से नेता बहुत कमजोर रहे हैं, पर ये इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और इसलिए भी ये डरते हैं क्योंकि इन्होंने जो अपना संतनुमा चेहरा मुखौटा पहनने की कोशिश की है, वो इतना अब लोगों को अखरने लगा है जो इनकी असलियत जानते हैं। तो इनके आपको करीबी क्या लोगों लगता ने है कि भी तो मुझे शरद पवार जी के सामने मोदी जी झुक रहे हैं, पैर छू रहे हैं, पाँव तो छू इसमें के कौन सी पॉलिटिकल मजबूरी जो होगी? हाँ, जी जी, वो पद्म वो तो विभूषण वो दे रहे तो हैं। वो तो नागेश्वर जी ने भी कहा, और मुझे भी पता था कि इनकी अरेस्ट निहित थी। पता था कि अब तो गया मैं जेल। तो शरद पवार जी ने इनको बीच में आकर बचाया। और देखिए एक और बात, इनकी भ्रष्टाचार की जो एक पराकाष्ठा मैं मानती हूँ। इनसे पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स फंड नाम की एक राशि हुआ करती थी। मनमोहन सिंह के ज़माने में भी थी, पहले भी थी। और मुझे ये भी पता है कि उनके जो फेवरेट एनजीओज हैं उनको भी देते थे। जैसे ईला भट्ट बहुत भ्रष्ट सेवा चलाती थी, उनको खूब पैसे वहाँ से मिले, यहाँ से वहाँ से। पीएम फंड भी ऐसे अच्छे बुरे एनजीओज को भी देता था, और अपनी मनमर्जी से, पर कम से कम थोड़ी पारदर्शिता होती थी। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से या उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते थे आपके पीएम फंड में कितने पैसे हैं, आपने किसको दिए, किस लिए दिए। ये हिसाब किताब मिलता था। मोदी जी के आने के बाद पीएम फंड में बाढ़ आई पैसों की, लेकिन इन्होंने उसका खुलासा करने से मना कर दिया कि इसमें कितना पैसा आ रहा है। लोग पीआईएल करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि प्लीज बताइए पीएम फंड कितना पैसा कहाँ से आया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस, ये तो हमारा प्राइवेट मामला है। प्राइम मिनिस्टर फंड कैसे मोदी जी का प्राइवेट मामला बन गया, क्यों नहीं बताते? आप सोचिए, मतलब कितनी बड़ी ये कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। आप निजी राशि करके जैसे, और इनकी कमाई धमाई तो सिर्फ सीएम के रूप में और पीएम के रूप में हुई है, उतने तो आप कह अरबों रही कि करोड़ तो सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा कह रही? मैं कह रही हूँ, दुनिया कहती है कि जजेस आसानी से इधर उधर थाली के बैंगन की तरह लुढ़क जाते रहे हैं। कुछ एक हैं अपराइट रहे, पर इनको नचाना आता है जैसे प्रीवियस रेजिम्स को भी नचाना आता था। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ज़माने में तो जजेस बड़े फ्री थे और इनके ज़माने में गुलाम हो गए, पर इनके ज़माने में डर और दहशत बहुत बढ़ गया। पहले भी गुलाम थे, मतलब किसी के जैसे यूपीए काल में जज को बोला साहब क्या चाहिए, मतलब मंथली राउंड होता था, कोई ना कोई मिनिस्टर जाके, तो जज साहब कह रहे हैं मेरे फलां बच्चे को ज़रा उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ज़रा उसका इंतज़ाम कर दीजिए, वो करवा दिया, इसका ये कर दीजिए। ये जजेस की ये रहती थी लेन देन हुकूमत के साथ। जी जी। तो ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसमें कुल मिलाकर के आपने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे खुलासे किए हैं। लेकिन मैं देख रहा था, आप उनके पूर्व आईपीएस के ट्वीट पर आपने लिखा था कि मैं ये बात शरद पवार वाली कहना चाहती थी, अच्छा हुआ आपने कह दिया। तो ऐसी कोई और बात है जो आप कहना चाहती हैं और कोई और कहे उससे पहले आप कह दें? जी। उदाहरण के लिए जी। अभी जब मैंने ये मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया किताब लिखी, तो इसकी इंट्रोडक्शन में भी और बाद में भी
मैं ये कहती रही कि ये किताब मैं कभी नहीं लिखती अगर ये सारे फॉरेन फंडेड एनजीओज मोदी को दंगों का दोषित करके फासिस्ट, हिंदू फासिस्ट, गुजरात का हिंदू फासिस्ट हो गया, वो राग ना अलापे होते, तो मैं कभी तहकीकात नहीं करती ये सिद्ध करने के लिए कि मोदी जैसा इस्लाम पसंद तो कोई हुआ ही नहीं। जिन्ना भी नहीं इतने इस्लाम पसंद थे जितने ये मैंने किताब में सिद्ध किया है। और उस वक्त मैंने गांधी के चश्मे से, तो मुझे लगा, मैं भी सोचती थी कि बेचारे माइनॉरिटीज, पार्टीशन रेफ्यूजी होने के बावजूद मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रताएं रही और मैं बहुत से दंगों में जो रिपोर्ट्स लिखी, मुस्लिम लीडर्स बहुत सम्मान करते थे। तो वो मैं हिंदुत्ववादी ऐसी नहीं थी कि जिनके कोई रिश्ते ना रहे हो। आज भी मैं एक फंक्शन अटेंड करके आई हूँ, पुराना रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, मेरा बहुत सम्मान मुस्लिम समाज में हुआ करता था। मोदी के आने की वजह से तो मेरे ऊपर जैसे ग्रहण के पे ग्रहण लग गए। खैर, अभी फॉरेन फंडेड एनजीओज के खिलाफ मेरी मुहिम पहले दिन से रही है। जब से हमने मानुषी शुरू की तो मैंने पहले दिन ही करार किया था, ये डिक्लेयर किया था, ना हम सरकारी फंड लेंगे ना हम विदेशी फंड लेंगे, और उस पर हम टिके रहे। तो शू स्ट्रिंग बजट के साथ चले पर टिके रहे। और फॉरेन फंडेड एनजीओज जो हैं उनकी राजनीति मैंने बहुत करीब से देखी, क्योंकि उनमें से अधिकतर मानुषी पढ़ के एक्टिव हुए, बहुत मेरे मित्र भी थे। पर जैसे जैसे वो फॉरेन एजेंसीज के चक्कर में आते रहे तो उनकी पॉलिटिक्स इतनी देश विरोधी और भ्रष्ट हो गई कि मुझे उल्टी आती थी उनकी सोहबत में। तो मैं उनसे कटती गई, पर उनको ऑब्जर्व, उनके एजेंडा, उनके मेथोडोलॉजी को क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो मैंने सोचा था कि इसको अगर इतना प्रताड़ित किया है फॉरेन फंडेड एनजीओज ने, कांग्रेस से ज्यादा बदनाम किया है, तो ये आएगा तो कुछ तो एक्शन लेगा। अब ये मैं फर्स्ट हैंड कहानी बता रही हूँ। तो जैसे मोदी जी आए तो मैंने एक बड़े से ग्रुप की मीटिंग करवाई जो देश की और धर्म की सोचते हैं। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हमारे मित्र ने वहाँ पे 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा और उसका और भी चर्चाएं हुई, पर ये मेन था कि हमें फॉरेन फंडेड एनजीओज को देश से बाहर करने की मुहिम चलानी और प्रधानमंत्री को कहना है कि इनको आउट करो। ये 21 हमारे बड़े प्रबुद्ध लोगों ने, जिनमें दयानंद सरस्वती जी जो कोयम्बटूर में जिनका आश्रम है, बहुत सम्मानीय रहे, अब तो नहीं रहे, उनके पास भी मैं गई कि मुझे मालूम था लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं, हिंदू पक्ष के लोग। तो हम 21 लोगों की मैं सिग्नेचर करवा के मोदी जी के पास खुद मिलने गई, ये कहने, नरेंद्र भाई इनको बाहर करो। इन्होंने विकृत कर रखा हमारी देश की राजनीति को, हर कानून बनवाते हैं और हर कानून बहुत दुष्ट है, ड्रकोनियन है। SC/ST एक्ट जैसे लीजिए, डाउरी एक्ट से लेकर जितने भी कानून बनते आए हैं पिछले 50 दशकों में, 5 दशकों में, सब जालिम है। तो मैंने कहा कि एक तो इनको कानून में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। ऐसा फॉरेन फंडेड एनजीओज हमारे देश के लिए कानून बना रहे हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो भी जहरीला है। ऊपर से प्रिटेंस अच्छी होती है तो हिंदू मूर्ख होता है, कानून तो पढ़ता नहीं। तो मैं बारीकी से क्योंकि पढ़ती रही हूँ और लीगल एड का काम करती रही हूँ लोगों के लिए जो फंस जाते हैं गलत कानूनों के चक्कर में, तो आई लेड दिस कैंपेन। अब मैं दे आई तो इन्होंने बहुत कैजुअली ही लिया। तो मैंने कुछ संघ के लीडर्स को शिकायत की कि मैं गई थी और मोदी जी ने कोई लगा नहीं कि ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। तो ये क्यों नहीं करेंगे जब इनसे इतने प्रताड़ित रहे। आप देखिए ना, तीसरा सेटलमेंट के ऊपर वो शुरू में टोकन सा काम किया, फिर भुला दिया सारा, मैटर इज क्लोज। फोर्ड फाउंडेशन को नोटिस दिया कि आप इस देश में गैर कानूनी ढंग से ऑपरेट कर रहे हो, फिर जाके उनसे प्यार से सुलह करके घुटने टेक दिए, वो बाहर नहीं गया, हालांकि उसकी एग्जिस्टेंस ही इलीगल है हिंदुस्तान में। तो मुझे संघ के लीडर्स ने कहा, मधु तुम भी ना उलझुल बातें करती हो, संघ भी तो लेता है फॉरेन फंड्स, फोर्ड फाउंडेशन से भी लिया है हमने, तो हमारे संस्थाओं ने एकल विद्यालय को भी दिया हमें। तो दंग रह गए
कि ये तो स्वदेशी वाले लोग थे कहते थे, तो ये भी लेते हैं, तो फिर मोदी के दरवाजे खटखटाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोदी डिड समथिंग वर्स। कांग्रेस के काल में, ध्यान से सुनिए ये बात, कांग्रेस के काल में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट चलता था, एफसीआरए, उसमें 2-3 बड़े अच्छे प्रावधान थे। नंबर 1 कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं सेटअप कर सकते फॉरेन फंड्स के साथ, आप पॉलिटिकल कैंपेन्स नहीं कर सकते, और आप कोई जर्नलिस्टिक एंडेवर नहीं कर सकते, यानी आप पत्रिका शुरू कर रहे हैं, अखबार शुरू कर रहे हैं फॉरेन फंड के साथ, वो नहीं कर सकते। और तीसरा कि पूरा हिसाब किताब आप होम मिनिस्ट्री को देते हैं, उनकी परमिशन से फॉरेन फंड आते हैं, जब हिसाब के साथ देते हैं तो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ये अकाउंट होता था। उसी के आधार पे मैंने बहुत से संस्थाओं के रिकॉर्ड्स खंगाले कि इस कानून पास करने के लिए लॉयर्स कलेक्टिव को कितने करोड़ मिले, इस कानून, ये खाप पंचायत के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए झूठी मुहिम शक्ति वाहिनी नाम के एनजीओ को कितने करोड़ मिले, वो सब मैंने खंगाले थे और पब्लिश भी किए थे। अब ये रिकॉर्ड तो मिलते थे, तो आप कर सकते थे कि विमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करवाने के लिए इतने दर्जनों एनजीओस को इतने करोड़ रुपए सौंपे गए, ये आप ट्रैक कर सकते थे। मोदी जी ने आते ही क्या किया, जैसे पीएम फंड में नहीं बताते, एफसीआरए में पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूशन अलाउ कर दी, यानी पार्टीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा फंड बीजेपी को ही आना था। दूसरा कि जो बैक डेटेड भी, पहले कांग्रेस पे भी गाज गिरी हुई थी और इनकी पार्टी पे भी कि फॉरेन फंड लिए थे इन्होंने, पर ये कवर अप नहीं कर सके थे, विच वाज इलीगल। तो कांग्रेस ने भी पूरी मदद के साथ एफसीआरए की अमेंडमेंट करवा दी। और जो सबसे गंदा काम इन्होंने किया, कंप्लीट मतलब ट्रांसपेरेंसी बंद करके आज एफसीआरए में कि एफसीआरए के अंतर्गत किसको कितने पैसे आ रहे हैं पता ही नहीं चल सकता। आप वेबसाइट से सारा डेटा उड़ा दिया, क्योंकि बीजेपी को और बीजेपी से जुड़े एनजीओस को भरमार पैसा आ रहा है। तो इन्होंने एक को भी निकाला नहीं, नौटंकी की, हमने नोटिस भेजे हैं, इतनों को बंद करवाएंगे, वो करें, बिल्कुल झूठ फरेब। वो जो बिल्कुल नाम के वास्ते लेटर हेड वाले एनजीओ थे ना, वो बंद हुए। जो असली मोटे सोरोस फंडेड, अब सोरोस करते रहते हैं, सोरोस को निकालने की हिम्मत है, करें। मैंने तो सोरोस ने सारा पुलिस रिफॉर्म्स का बजट माया दारूवाला के एनजीओ को दिया, वो सारा खुलासा मैंने किया, ये देखिए कहाँ कहाँ से फंड आ रहे हैं, और पुलिस रिफॉर्म्स का सारा ठेका इन फॉरेन फंडेड एनजीओ ने लिया हुआ है, जिसमें माया दारूवाला का एनजीओ प्रीमियर रोल प्ले कर रहा था। बंद किया ना, कोई एक्शन लिया ना। तो आप कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा शेखी किया बगाड़ है, सके, कानून शेखी को बगाड़ने वाली अपने हिसाब नौटंकी से। करते हैं, और फिर जी, बिजनेस एज यूजुअल ही नहीं, बिजनेस गेट्स वर्स। और इतने अक्षम्य अपराध है इस आदमी के, मैं क्या बताऊं, इसकी कॉम्प्रोमाइजेस के एवज इतने इसने अपराध किए हैं भारत के देश के साथ, भारत देश के साथ, हमारे देश के साथ, और हिंदुओं के साथ, तो गजब का इसने कहर ढाया। जी, जी। मैं कह रहा था कि आप कह रही हैं कि एफसीआरए जैसे कानून में चेंज करके उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का फंडिंग लेना अलाउ किया। ये तो बहुत खतरनाक बात है कि विदेशी शक्तियां भारत की पॉलिटिशियंस को वो फंड करेंगी। ये तो सत्ता भी बदल सकती है, देश में दखल भी हो सकता है, तो ये तो करती आई बहुत है बड़ा भैया, मसला पर है। अंडर द टेबल होता था। अब इन्होंने ओवर द टेबल, अंडर द टेबल दोनों है, पर किसी को पता ना चले, इसलिए डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस काल में बताना तो पड़ता था। कांग्रेस ने जैसे ले लिए थे पैसे, वो भी फंसे हुए थे एफसीआरए के
तहत, तो इन्होंने इसलिए पटा लिया कांग्रेस को कि तुम्हारा भी हित है, अमेंडमेंट लाने दो मुझे, तो लाई है, धड़ल्ले लेकिन से। कांग्रेस के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, विवेकानंद फाउंडेशन वगैरह जो है, उनको जो फंड आए विदेश से, वो सब भी तो एक तरह सरकार बदलने में काम आए। तो राजीव गांधी फाउंडेशन को भी तो आते थे। मैं तो कह रही हूं, हम तो भिखमंगा भारत हैं, जिस देश का केवल गरीब ही नहीं भिखमंगा, हमारा इलीट वर्ग भिखमंगा है। क्यों? मैंने छोटी सी उम्र में, आई वॉज इन माई अर्ली 20s, जब मैंने मानुष शुरू की, मैंने क्यों एक तो तय किया कि मैं कभी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाऊंगी, पढ़ाने कभी कभार लेक्चर के लिए बुलाएंगे तो चले जाऊंगी, पढ़ने नहीं। दूसरा, उनकी नौकरी कभी नहीं करने जाऊंगी। तीसरा, फॉरेन फंड से कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की भी बात होनी चाहिए। और मुझे दुख होता है कि हमारे इलीट परिवार की महिलाएं, इंक्लूडिंग सैम मानेकशॉ, हाँ, क्या हम बड़ा, सबसे बड़ा स्टार समझते हैं, उनकी बेटी फॉरेन फंडेड, सोरोस फंडेड, फोर्ड फाउंडेशन फंडेड एनजीओ चलाती है, जिसने बहुत से इधर उधर के काम किए, बट पुलिस रिफॉर्म्स का सारा मुहिम उसने चलवाया प्रकाश सिंह जी के साथ मिलके। द फैक्ट इज कि बिगाड़ा पुलिस को, पुलिस सुधरी नहीं है उन रिफॉर्म्स की वजह से। इट्स अ वेरी वेरी हार्मफुल मेजर जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मान लिया, क्योंकि जब फॉरेन फंडेड कोई पीआईएल लेके जाते हैं, जो ये कर लेते हैं, तो वो प्रीफिक्स मैच होता है हमेशा। तो अगर माया दारूवाला या प्रकाश सिंह जी या ये लोग जाते हैं पीआईएल लेके, जिसके पीछे फॉरेन फंडिंग का हाथ है, तो ऐसे भागती है वो पीआईएल, और सुप्रीम कोर्ट जजेस जी हजूरी में लग जाते हैं। कभी किसी फॉरेन फंडेड एनजीओ की पीआईएल फेंकी नहीं गई, या ऐसा नहीं हुआ कि उसको एडवर्स कभी मिल गया हो ऑर्डर। और दावे से कह सकती हूँ, आप अध्ययन करवा के देख लीजिए, झूठे उनके फरेबी किससे भी सुप्रीम कोर्ट जी हजूरी कर देती है। एक इम्पोर्टेंट सवाल, अब हम बहुत वाइंड अप की ओर बढ़ रहे हैं, वो ये कि जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हारते ही नहीं, इलेक्शन सिस्टम पर कब्जा हो रिगिंग गया, है, रिगिंग वो करते हारेंगे हैं, ही रिगिंग नहीं और एक्सपोज होंगे रिगिंग है, ही नहीं। रिगिंग रिगिंग जी रिगिंग 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 करते हैं, जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्थिति बदलेगी कैसे, ये आप कैसे, क्या सोचती हैं, कैसे बदलेगी? मैं सोचती हूँ कि जब तक हमारे यहाँ ही नहीं, जब से दुनिया में ये मेजॉरिटी वोट वाली डेमोक्रेसी जो यूरोप से आई है, ये भ्रष्ट तंत्र है, निहित समाज को तोड़ने का तंत्र है, समाज को तार तार कर देता है जहां भी गया। आप देखिए इंग्लैंड की क्या हालत है, अमेरिका की क्या हालत है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में वो खूंखार युद्ध है, प्रेसिडेंट्स तक को गोलियां मारते हैं। कितने इनके प्रेसिडेंट मारे गए। ये माफिया रूल को वोट्स के द्वारा स्थापित करने का तंत्र है। और जिस भी समाज में डेमोक्रेसी, जिस भी समाज ने, देश ने डेमोक्रेसी अपनाई है, यूरोपियन स्टाइल, वेस्टमिंस्टर स्टाइल, वो टूटा है, टूटने के कगार पर, बहुत खतरनाक है। तो इसलिए इसके चंगुल से निकलना पड़ेगा। आप कहोगे तो फिर करें क्या, डिक्टेटरशिप ले आए, तो आर्मी रूल ले आए? नहीं, हजारों साल पुराना भारत का इतिहास खंगालिए। वो भारत जो ईरान से लेकर भारतवर्ष एज ए सिविलाइजेशनल एंटिटी, वो जापान तक पहुंचता था, सिविलाइजेशनल एंटिटी, पर एक सिविलाइजेशन को पिरोए हुए था ना। अब श्री राम भी रामायण में जब अश्वमेध करते हैं, तो आप देखिए ना कितना बड़ा वो एरिया है, जो एकजुट उस तरह नहीं हुआ जैसे आज है कि प्रधानमंत्री डंडा मारते हैं, चीफ मिनिस्टर को चपड़ासी की तरह ट्रीट करते हैं, वो नहीं था ना। और सेल्फ गवर्निंग, हमारे गांव, हर गांव सेल्फ गवर्निंग हुआ करता था। ये तो कार्ल मार्क्स ने भी कहा, इंडिया इज ए लैंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक्स। हमारे क्या थे इकोनॉमिक
जी, थोड़ा नेटवर्किंग का इशू हो रहा है। ही नहीं, बट जी, नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान परंपराओं के क्षेत्र में भारत सबसे वाकई विश्व गुरु था। कोई मुकाबला ही नहीं था। ये नहीं कि हम नंबर 1 थे, को 2, 3, 4, 5 बहुत दूर थे। तो वो ये इस किस्म की चुनावी राजनीति से नहीं हम चुनते थे अपने नेता। लेकिन हमारे राजा भी एस ट्रस्टीज काम करते थे। राजा राम, जब जो राम राज्य की बात करते हैं, ये कोई मिथ नहीं है। और केरला की जो अगर आप डायनेस्टी देखो, आज भी देखो, जो केरला के रूलर्स हैं, उनका राज भले चला गया हो, जो मंदिर और मंदिर के आए जो अरबों रुपए के जो गहने, जवाहरात, वेल्थ है, छुआ नहीं उन्होंने, छुआ नहीं। एस ट्रस्टीज दे दीजिए प्रधानमंत्री के हाथ में, उड़ जाएगी 2 दिन में सारी की सारी मंदिरों की जो पुरानी संपदा है, जो दान पेटी में जा रही है, वो तो उड़ा ही रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में कितने अरबों रुपया खा रहे हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि इनको मुझे बंद करना पड़ेगा। हेलो, बंद कीजिए। ये ना व्हाट्सएप पे कॉल्स आ जाती हैं, बंद करो तब भी आ जाती हैं। जी, हेलो, तो जी, जी। आपने सिर्फ आधा घंटा बात करनी थी, अभी कितना कर चुके हैं देख लीजिए, हम 9:30 लोग 1 से घंटा 15-16 मिनट बात कर चुके हैं। जी। हाँ, तो आधा चलिए घंटा हम लोग केवल आज करनी। आज कई विषयों पर हमने बात की है और आपने खुलकर बात रखी है। हमें लगता है कि एक नज़रिया ज़रूर दर्शकों को मिल रहा है और उस नज़रिए से दर्शकों को फ़ायदा होगा। समाज और देश बदलने का जो काम है उसमें बोलना, सच बोलना, निडर होकर बोलना, ये देश की आवश्यकता है। ये मधुकिश्वर जी से आप प्रेरणा ले सकते हैं और आप सबका बहुत-बहुत आभार मधुकिश्वर जी की तरफ से भी, हमारा भी, आप तमाम दर्शकों का हमारी तरफ से बहुत-बहुत आभार। मधु जी, आपका खास तौर से आभार। धन्यवाद। प्रेम जी, आपने बहुत शांति से मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। नमस्कार।